हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसमें है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। दंड के क्या सिद्धांत हैं, कैसे दंड दिया जाता है, किसी भी अपराधी को, किसी भी एक्यूज पर्सन को दंड कितना मिलना चाहिए, कितना उसे दंड किया जाना चाहिए या किस तरह का दंड उसे मिलना चाहिए, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। जो आखिर थ्योरी क्या है पनिशमेंट देने का किसी भी एक्यूज पर्सन को, शुरू से लेकर के लास्ट तक। अगर मैं पास्ट के हिस्ट्री के बारे में बात करूं, जो उस समय किस तरह के जो है वो थ्योरी थी पनिशमेंट की और कैसे दिया जाता था, कौन ऑथराइज पर्सन हुआ करता था, वो भी डिस्कस करूंगा। साथ में आपसे ये भी डिस्कस करूंगा जो आखिर कितने तरीके के पनिशमेंट हैं और किस सिद्धांत के बेसिस पे, किस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे जो है किसी भी एक्यूज पर्सन को पनिशमेंट दिया जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीजें समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो आखिर पनिशमेंट का थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, दंड के सिद्धांत क्या हैं, वो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसमें जो है हम पहले ये समझ लेते हैं जो आखिर पनिशमेंट होता क्या है। देखिए, पनिशमेंट का जो जनरल एक सामान्य भाषा में अगर आपको बताएं, किसी भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है वो आपका एक कॉर्नर स्टोन की तरह, एक आधारशिला की तरह जो है वो पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट जो है वो किसी भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक आधारशिला का काम करता है, एक बीच बचाव का काम करता है, कुछ सॉल्यूशन निकालने का काम करता है। एक कॉर्नर स्टोन की तरह ये पनिशमेंट जो है वो काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी अपराधी को सजा देने का प्रावधान नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी अपराधी को सिर्फ एक क्राइम के लिए सजा दे देना ही सिर्फ काम नहीं होता है। सामने वाले पर्सन को जस्टिस मिलता है और हो सकता है जो भी एक्यूज पर्सन है उसे रिफॉर्म करने की बारे में बात की जाती है और जो सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, इन सब चीज के लिए पनिशमेंट का यूज किया जाता है। पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ किसी भी अपराधी को सजा देना नहीं है। पनिशमेंट का मतलब यह सिर्फ नहीं होता जो किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी को अगर सजा दे दिया तो वहां पे पनिशमेंट का जो भी फॉर्मुलेशन है, जो भी उसमें सोच विचार रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ उसे सजा मिल गया, किसी भी सिद्धांत का जो है मूल नहीं बन पाता। पनिशमेंट के पीछे बहुत सारी चीजें होती है, जो भी विक्टिम है उन्हें जस्टिस मिल पाए और जो भी एक्यूज है उसके अंदर कुछ रिफॉर्म हो पाए, चेंजेस आ पाए, साथ ही एक सोसाइटी में जो है वो बैलेंस हो पाए। जैसे कि किसी भी लॉ या किसी भी रूल रेगुलेशन का बनने का सबसे जो मेन आधार है वो एक सोसाइटी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लिए ही लॉ बनाया जाता है। अगर सोसाइटी उस लॉ को फॉलो ना करे तो उस लॉ के आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसी तरह से अगर किसी भी अपराधी को अगर सजा दिया जा रहा है तो इसमें यह सबसे बड़ी चीज है जो क्या विक्टिम को जस्टिस मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला, अपराधी को सजा देने से अगर विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट का जो मेन यूज है वो यहां पे कंप्लीट नहीं हो पाया। उसी तरह से दूसरा, क्या उस अपराध के बदले जो अपराधी को सजा दी गई, जो उसे उसमें एक्यूज मान करके उसे जो उस पर पनिशमेंट लगाई गई, क्या उससे उसके अंदर कोई चेंजेस आ पाएगा? क्या कोई चेंजेस आया? रिफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। साथ ही सोसाइटी में एक बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। और इसी थ्योरी को समझने के लिए, इसी पनिशमेंट को समझने के लिए, जो किसी भी पर्सन को जब पनिश किया जाता है, उसी चीज को समझने के लिए जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में जो है टाइप्स बनाए गए हैं, वो 6 तरह के जो हैं वो बनाए गए। 6 तरह के पनिशमेंट के जो हैं वो थ्योरी बनाए गए हैं। पहला रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, दूसरा है आपका डेटरेंट थ्योरी, तीसरा है प्रिवेंटिव थ्योरी, चौथा है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, पांचवा कंपनसेटरी थ्योरी और एक्सपिएटरी थ्योरी। देखिए, ये जो 6 तरह की थ्योरी हैं, इन सब का अपना अपना एक मानने का तरीका है, समझने का तरीका है। एंशिएंट टाइम में इन्हीं थ्योरी में से कोई एक थ्योरी जो है यूज किया जाता था, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही अभी रिसेंट में कौन सा यूज किया जाता है, किस अपराध के लिए कौन सा थ्योरी यूज किया जाएगा, यह भी हम समझेंगे। साथ ही उस थ्योरी का यूज करने का मेन पर्पस क्या है, क्या सिर्फ अपराधी को जो है वो पनिश कर देना ही ये इनफ है थ्योरी के हिसाब से, या फिर उस अपराधी में कोई चेंजेस भी आना चाहिए। तो यहां पे अलग अलग थ्योरी दिए गए हैं, उन थ्योरी को हम अभी समझने वाले हैं। देखिए, अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं, एंशिएंट इंडिया में जो है वो कोई भी किंग, जो भी किंग उस पूरे साम्राज्य के जो भी राजा हुआ करते थे, उनके पास ये ऑथराइजेशन था, ये अथॉरिटी था, जो वो धर्म को मेंटेन करने के लिए किसी भी पर्सन के ऊपर पनिशमेंट इंपोज करते थे। धर्म क्या हुआ? फिर यहां पे जो बात हो रही है धर्म को मेंटेन करने के लिए, मतलब समाज में किसी भी तरीके का जो है वो कोई अपराध ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, उसको मैनेज करने के लिए जो है
यहां पे पनिशमेंट का प्रोविजन जो है एप्लीकेबल था, और वो दिया जाता था किसके द्वारा? किसी भी राजा के द्वारा। यही अगर ब्रिटिश एरा में देखा जाए, ब्रिटिश रूलिंग टाइम में अगर देखा जाए, तो यहां पे एक प्रॉपर लॉ बनाया गया जिसका नाम रहा इंडियन पीनल कोड 1860, जिसे ड्राफ्ट किया गया लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। और इसी बेसिस पे जो है आज तक 2023 तक इसी बेसिस पे हमारा जो है वो लीगल सिस्टम चलते रहा। इसी थ्योरी के बेसिस पे, इसी पनिशमेंट प्रोविजन के बेसिस पे जो है पूरा चलते रहा 1860 के बाद का जितना भी प्रोविजन था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो कुछ दिन वही मैंने जैसे बताया आपको जो आईपीसी एप्लीकेबल रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय न्याय संहिता ये चेंज किया गया। इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं, और उस बदलाव के साथ ही इसमें सेक्शंस में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं बीएनएस और आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। अगर मैं बात करूं जो बीएनएस और आईपीसी में चेंजेस के बारे में, तो देखिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ सेक्शंस के चेंजेस हैं। इस पनिशमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी और भी जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें भी हम रिलेटेड जो भी प्रोविजन होंगे उसमें हम बीएनएस और आईपीसी से रिलेटेड जो भी सेक्शन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही क्या नया चेंजेस हुआ है वो भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। अब मैं थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा, जो आखिर वो जो हमने 6 थ्योरी में बात किया था, जिसमें कि एक आपका रेट्रिब्यूटिव थ्योरी था। तो इसका मतलब क्या है, उन सारी 6 थ्योरी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और समझेंगे जो आखिर ये थ्योरी जो है वो किस बेसिस पे हैं और कैसे कैसे इन पे जो है पेनल्टी प्रोविजन जो भी इसके अकॉर्डिंग लगते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। देखिए यहां पे जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है इसका मतलब है एन आई फॉर एन आई, मतलब जैसे कोई तैसा वाला हाल है, जैसा उसने अपराध किया वैसे ही उसको सजा मिलेगा। इस थ्योरी का मतलब यही है अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, अपराध के लिए जो रिवेंज है वो लेना। ठीक है, इसका अगर एक शॉर्ट मीनिंग समझें तो रिवेंज लेना हो गया। रिवेंज कैसे लिया जाएगा, तो सेम अपराध के बदले उसी तरीके का उसे सजा देना, यही आपका रिवेंज है। इसीलिए इसे एन आई फॉर एन आई कहा गया, जो जैसे को तैसे वाला हाल होना चाहिए। जैसे कि यहां पे ये कहा गया, जो अगर एग्जांपल में अगर लूं, जो अगर कोई पर्सन मार देता है किसी भी पर्सन को जान से, तो उसे उस पनिशमेंट के लिए क्या मिलना चाहिए, डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट। किसी भी अपराध के अंदर अगर किसी भी पर्सन को अगर ये सजा मिल रहा है जो उसे या फिर डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट मिल रहा है, तो आप ये समझ लेना तो ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि उसके अपराध करने का जो लिमिटेशन है वो क्रॉस हो चुका है, और उस अपराध के बदले उसे एन आई फॉर एन आई, मतलब जैसे को तैसा मिल रहा है। जो अगर उसने किसी का जान ले लिया, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन को लाइफ इंप्रिजमेंट या डेथ का ही पनिशमेंट मिलेगा। यही है आपका रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। ठीक है, लेकिन इसका काफी समय जो है वो सोसाइटी में क्रिटिसिज्म हुआ है। क्यों, क्योंकि कहा यह जाता है जो किसी भी अपराध को करते समय जरूरी नहीं है जो अपराधी हमेशा गलत हो, लेकिन कभी कभी उसका अपराध वो एक्ट करना गलत माना जाता है, वो जो अपराध कर देता है उसे गलत माना गया है। इसलिए कहीं ना कहीं इसकी क्रिटिसिज्म होती है, जो किसी भी अपराधी को सुधरने का, उसका रिफॉर्म होने का जो है वो मौका मिलना चाहिए उस पर्सन को। इसलिए इस थ्योरी को जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। देखिए यहां पे 2 थ्योरी हैं अब हमारे पास। पहला है हमारा डेटरेंट थ्योरी, साथ ही दूसरा है हमारा रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इन दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। पहला डेटरेंट थ्योरी क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो टू डिस्करेज द बोथ द ऑफेंडर एंड द सोसाइटी फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। देखिए पहले ही क्राइम ना हो इसकी व्यवस्था करना ही एक तरह से डेटरेंट थ्योरी का अपना काम है, जो एक ऐसा पनिशमेंट प्रोविजन बनाया जाए जिससे कि जो भी अपराध करे उसके मन में थोड़ा फियर हो, भय हो, जिससे वो अपराध करे ही ना, और उससे हम एक प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए हम उस पनिशमेंट प्रोविजन को बनाते हैं, ताकि सामने वाले पर्सन के मन में एक फियर हो, एक भय हो, और उस भय के चलते वो अपराध करे ही ना। मान लेते हैं, जो अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कोई भी पर्सन अगर करप्शन करता है तो उसके लिए अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लगा दें, तो कहीं ना कहीं उस पनिशमेंट को देख करके अगर उसके मन में 1% आता भी है जो मैं कहीं करप्शन कर लूं या
कोई जालसाजी कर दूं, अगर किसी भी तरह का कोई मन में आ रहा है ऐसा अपराध करने का, तो वो पहले ही रुक जाएगा अगर उसका पनिशमेंट प्रोविजन जो है वो स्ट्रिक्ट होगा। तो डेटरेंट थ्योरी का मेन मकसद यही है जो पहले ही उसमें भय पैदा कर दो। कोई भी जो एक्यूज, जो अपराध करने वाला है या जो करने जा रहा है, उस समय उसका जो है वो पनिशमेंट के नाम से ही, उसके पनिशमेंट प्रोविजन को देख के ही पहले ही वो रुक जाए। यही हमारा डेटरेंट थ्योरी है और इसका मेन मकसद यही है जो अपराध होने से पहले ही थोड़ा एक प्रिवेंटिव मेजर ले लें, जिससे कि अपराधी अपराध करे ही ना और वो एक्यूज ना बने किसी भी मामले में। तो वैसे ही रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है हमारा क्या कहता है, जो किसी भी पर्सन को रिफॉर्म होने का, मतलब जो भी अपराधी है उसे रिफॉर्म होने का मौका मिलना चाहिए, ना कि हम उससे जो है किसी भी तरह का रिवेंज लेकर के हम जैसे को तैसा वाला बात करें। यहां पे रिफॉर्मेटिव थ्योरी यही कहता है कि किसी भी एक्यूज पर्सन को उसे चेंज होने का मौका मिलना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, जिससे कि वो जो पर्सन है, वो जो क्रिमिनल है, उसका कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम, कहीं ना कहीं माइंड सिस्टम जो है वो चेंज हो, उसमें चेंजेस हो पाए, वो अपना आगे का जीवन जो है वो आसानी से जी पाए, उसमें रिफॉर्म हो पाए। और इसके लिए अगर एग्जांपल लेते हैं हम, जो कोई भी ऐसा, जैसे कि किसी भी पर्सन को जेल में डाल देना, उसका काउंसलिंग होना, कम्युनिटी सर्विस देना, इस तरीके से उसके मन में चेंजेस लाते हैं। जो अगर किसी पर्सन का जो है अगर माइंडसेट ऐसा है जो उसे अगर कुछ दिन जेल में डाल दें, कुछ दिन फैमिली से अलग रखें, तो वो उसमें चेंजेस आ सकता है। या फिर उसकी काउंसलिंग अगर करना है तो काउंसलिंग करके उसे चेंज किया जाता है, या फिर उससे कोई कम्युनिटी सर्विस जो है वो करा करके भी उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की जाती है। तो जब कभी भी अपराधी का मन चेंज करने का कोशिश किया जाए, रिफॉर्म करने का उसको कोशिश किया जाए, ताकि वो एक सभ्य समाज में सभ्य नागरिक बन के आ पाए, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पनिशमेंट थ्योरी को हम कहते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को रिफॉर्म करने का, चेंज करने का मौका उसे मिलता है। अब आ गया हमारा कंपेंसेटरी थ्योरी। इसके क्या है, जो टू कंपनसेट द विक्टिम। देखिए कई सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें कि अगर किसी भी अपराधी को सजा दे दिया जाए, लेकिन उससे विक्टिम को क्या हो गया, विक्टिम का जो लाइफ था, जो करियर था, जो चीजें थी, वो तो खत्म हो गई। कहीं ना कहीं कई मामलों में ऐसा देखा जाता है जो विक्टिम जो भी हैं उसे किसी भी तरीके से कंपनसेशन प्रोवाइड करा करके भी जो है रिलीफ दिया जाता है। तो यही हमारा हो गया कंपनसेटरी थ्योरी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो आपका फैमिली डिस्प्यूट हो गया, जिसमें कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो उसे कंपनसेटरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनसेशन दिला करके किसी भी तरह से उस मामले को वहां पे खत्म किया जाता है, ताकि जो भी पार्टनर उसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं कमजोर हैं या डिपेंडेंट थे, उन्हें किसी भी तरीके से एक कंपनसेशन अमाउंट दिला करके जो है उस मामले को वहां पे खत्म किया जाता है। या फिर अगर मैं एमएससीटी की बात करूं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम की बात करूं, तो उसमें भी इसी तरीके जो है वो कंपनसेटरी थ्योरी का जो है प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। जो भी विक्टिम हैं, जो भी वहां पे विक्टिम हैं जिनके साथ अपराध हो गया, जो कि कुछ ना कुछ अगर कंपनसेशन मिल जाए तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं जस्टिस मिल सकता है। तो इस कंपनसेटरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें किसी तरीके से कंपनसेशन दे करके और इस थ्योरी का यूज करके वहां पे विक्टिम को जस्टिस देने का काम किया जाता है। तो मेन इसमें फोकस क्या रखा जाता है, कंपनसेशन देने का, साथ ही उसे कंपनसेट किया जाए कैसे, मॉनेटरी हो पाए, या जो भी वो सामने वाला जो एक्यूज पर्सन रहा है उसके थ्रू अगर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कंपनसेशन मिल सकता है, या चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, तो उस तरीके से जो है कंपनसेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्यूज को अगर पनिश किया जाता है तो वही हो गया आपका कंपनसेटरी थ्योरी। उसके बाद आ गया हमारा एक्सपिएटरी थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर जो है अ वे फॉर द ऑफेंडर टू रिपेंट एंड प्यूरिफाई देयर सोल। और मेनली इस एक्सपिएटरी थ्योरी का जो मेन पर्पस है वो ये है, जो कोई भी एक्यूज्ड पर्सन के अंदर जो है चेंजेस होना चाहिए उस पनिशमेंट को लेकर के, जो भी उसे पनिशमेंट मिले उस पनिशमेंट को लेकर के उसके अंदर में चेंजेस होना चाहिए, जो आखिर इस गलती का सजा जो है वो मुझे मिला हुआ है और मुझे आगे ये गलती नहीं करना है। तो मेन इस थ्योरी का जो पर्पस है वो ये है, जो किसी भी एक्यूज पर्सन के मन में चेंजेस होना, उसके अपने मन में ये लगना जो मैंने ये अपराध किया है और इस अपराध की सजा मुझे मिली है। जब तक चेंजेस नहीं आएगा किसी भी एक्यूज के अंदर, तब तक एक्सपिएटरी थ्योरी का जो है वो मेन मकसद पूरा नहीं होता है। तो इसका मेन पर्पस ही यही है, जो किसी भी पर्सन के अपने बिलीफ सिस्टम में चेंजेस होना चाहिए और उसमें ही चेंजेस करना के लिए जो भी पनिशमेंट थ्योरी बनाई गई है, जो भी पनिशमेंट दिए गए हैं, वो आपका है
एक्सपीटरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे किसी भी पर्सन को अगर किसी अपराध की सजा के अंदर अगर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है कुछ समय के लिए, तो उसका मेन मकसद यही होता है उस अपराध में कि उसके अंदर रिफॉर्म आ पाए, उसके अंदर चेंजेस हो पाए और वो उस सजा में रहते हुए अपने आप को चेंज करने का कोशिश करे और उसे खुद ये लगे जो मैंने ये जो अपराध किया है वो गलत किया है। और जब ये पर्पस फुलफिल होगा, उसी पर्पस के लिए जो है वो एक्सपीटरी थ्योरी को बनाया गया और इसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग किसी भी एक्यूज पर्सन को जो है वो ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा जाता है। अब आ गया जो भारतीय न्याय संहिता में क्या है लीगल प्रोविजन। देखिए भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस जो है वो ये बताया गया है डेथ इन पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट रिग्रेस या सिंपल के बारे में, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विस। अगर किसी भी पर्सन को डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो फर्स्ट हमारा थ्योरी था, जो हमारा था रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी को सजा मिला है डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट का तो ये मिल जाएगा। अगर लेकिन वहीं पे किसी को रिग्रेस या सिंपल मिलेगा तो चेंजेस होने के लिए मिलता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग मिल गया। या फिर अगर उसका प्रॉपर्टी जो है वो फॉरफिट कर लिया जाता है, ये आ गया आपका कंपनसेटरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो किसी भी पर्सन का अगर किसी मामले के अंदर उसकी प्रॉपर्टी अगर फॉरफिट कर ली जाती है, यही हो गया जो उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करके जो भी सेल आउट करने के बाद जो भी कंपनसेशन अमाउंट बना वो सामने वाले पर्सन को देना, तो ये कहीं ना कहीं आपका कंपनसेटरी थ्योरी के अंदर आ जाता है। या फाइन चार्ज करना उनसे, या फिर कम्युनिटी सर्विस करना। देखिए ये बीएनएस के अंदर एक नया सेक्शन ऐड हुआ है और ये पहले भी यूज किया जाता था, लेकिन इसे जो है फाइनली अब सेक्शन 2 के अंदर इसे ऐड कर दिया गया है, जिसमें कि पनिशमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसमें ऐड कर दिया गया है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या हो गया, जो किसी को ऐसी सजा देना जिससे कि वो रिफॉर्म हो पाए और मेन इस कम्युनिटी सर्विस को ऐड करने का जो सबसे मेन पर्पस है वो है जो किसी भी पनिशमेंट के अंदर एक रिफॉर्मेटिव आ पाए, जो कोई भी एक्यूज पर्सन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस ला पाए, इसके लिए इस पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो भी कस्टोडियल पनिशमेंट है उसको भी कम किया जाए और माइनर ऑफेंसेस में किसी भी पर्सन को पकड़ के ना रखा जाए, कस्टडी में ना रखा जाए, उसे किसी तरीके का कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करवा करके इस तरह का कोई डायरेक्शन दे करके उसे वहां पे छोड़ा जाए। तो यहां पे अब पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दिया गया है। साथ ही इसमें सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस जो है वो जनरल एक्सेप्शंस रखते हैं, जो कि फोकस करता है एज पे, मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, जिससे ही पनिशमेंट डिसाइड किया जाता है, जो आखिर किस तरह का पनिशमेंट जो है किसी भी एक्यूज्ड के ऊपर एप्लीकेबल किया जाएगा। उसके बाद आ गया आपका सेक्शन 23 ऑफ बीएनएस, जो पनिशमेंट अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, बार बार उसे अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। अगर कोई भी अपराध दोबारा कर दिया तो उसके लिए भी प्रोविजन दिया गया है। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जो किसी छोटे अपराध को भी अगर आपने दोबारा किया तो उसमें जो सजा के प्रावधान हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पनिशमेंट थ्योरी पनिशमेंट को समझने के लिए जो कुछ जजमेंट हैं वो ऐसे हैं, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात की गई है और डेटरेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इसमें सजा के प्रावधान यहाँ पे बताए गए हैं। दूसरा है आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1980 का मामला है, जिसे कि एक रियरेस्ट ऑफ रेयर जो है माना गया और इसमें डेथ पेनल्टी दिया गया, जिसे कि यहाँ पे जो है आपका रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो कंसीडर किया गया और इसमें किसी भी एक्यूज पर्सन को डेथ पेनल्टी दिया गया। अब आ गया स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रेम सागर का 2008 का मामला, जो कि एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि पनिशमेंट जो दिया गया वो रिफॉर्मेटिव बेसिस पे दिया गया। ये कुछ जजमेंट हैं जिसका कि यूज करते हुए जो है वो सजा के प्रावधान वो अपने अपने थ्योरी बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है पनिशमेंट का वो हमने समझ लिया, आखिर उसमें कौन कौन से थ्योरी काम आते हैं वो भी हमने समझ लिया। बाकी आपका इस पे क्या कहना है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। जो किसी भी अपराध में जो अपराधी है उसे जो सजा दिया जाता है, उसे जो दंड दिया जाता है, उसके बीच क्या सोच रखी जाती है और किस बेसिस पे उसे अपराध में सजा मिलनी चाहिए, ये आपका क्या मानना है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।